तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे फीडबैक शेयर करने वाला हूं जो मुझे मिले हैं मेरे पॉडकास्ट के बाद। जी हां, आप सभी ने मेरा एक पॉडकास्ट देखा होगा जो मैंने प्रतिभा जी के साथ किया था, राइट। और उसमें हमने कई सारी चीजें LIC के सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बात की थी और कई लोगों ने LIC पे जो एलिगेशंस लगाए हैं उसके बारे में भी हमने बात की थी। बिलीव मी, उस पॉडकास्ट के बाद इतने सारे लोगों के मुझे फोन आए, इवन प्रतिभा जी को भी फोन आए और उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वही एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाला हूं। जी हां, LIC के ऊपर लोग कौन कौन से एलिगेशंस लगा रहे हैं, जी हां, ये भी मैं शेयर करने वाला हूं और लास्ट में इसके ऊपर भी बात करने वाला है कि LIC का उनको रिस्पॉन्स क्या है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि रियल लाइफ फीडबैक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आज, और वो सारे एलिगेशंस के बारे में बात करेंगे जो लोग LIC पे लगा रहे हैं। लेकिन इन एलिगेशंस के ऊपर बात करने से पहले लेट मी बी वेरी क्लियर कि मुझे LIC या और किसी भी कंपनी पे कोई भी पर्सनल ग्रज नहीं है। मुझे भी LIC उतनी ही ज्यादा पसंद है जितनी आपको पसंद है। लेकिन जो फीडबैक्स, जो रिएक्शंस मुझे मिले हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आप लोगों तक वो रिएक्शंस और फीडबैक्स पहुंचाने चाहिए। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ टोटल 8 ऐसे एलिगेशन शेयर करने वाला हूं या फिर इल्जाम शेयर करने वाला हूं जो लोग लगा रहे हैं LIC पे, और एंड में LIC का उनको क्या जवाब है उसके बारे में भी बात करने वाला है। तो सबसे पहला एलिगेशन है कि LIC का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, वो बराबर नहीं है। जी हाँ, कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सर सिलेक्शन क्राइटेरिया में यूजुअली क्या होता है, एग्जाम्स लेते हैं, एग्जाम में एक कट ऑफ होता है, राइट। अगर वो कट ऑफ से ऊपर आपके मार्क आ जाते हैं तो इट क्लियरली मीन्स कि आप सिलेक्टेड हो, इजंट इट। यूजुअली ऐसा ही होता है। लेकिन कई सारे लोग हमें ये फीडबैक दे रहे हैं कि हमारा जो मार्क है, जो कट ऑफ से भी ज़्यादा अगर आ गया है लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ है कि यार अगर आप कट ऑफ से ऊपर मार्क लेके आते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। उनके पास लेटर्स है, उनके पास उनकी मार्कशीट्स है ये प्रूव करने के लिए, सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके पास जवाब नहीं है कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। अच्छा, कई लोग ये भी बोलते हैं कि स्टेट वाइज सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग है। जी हाँ, यानी मान लीजिए एक स्टेट में कट ऑफ एक नंबर पे हो जाता है तो दूसरे स्टेट में शायद उससे कम या उससे ज्यादा कट ऑफ हो सकता है। तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है पब्लिक में। और अपने स्टेट में जहां से उन्होंने एग्जाम दी है वहां का कट ऑफ क्राइटेरिया आप मैच करते हुए भी या उससे ज्यादा मार्क लाने के बाद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। दिस इज एलिगेशन नंबर 1। एलिगेशन नंबर 2 क्या लगा रहे हैं कि कंपनी के पास से कोई सपोर्ट नहीं। जी हाँ, जब आप काम करना शुरू कर देते हो एज ADO, DO, व्हाटएवर, राइट, उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग मिलना चाहिए वो ट्रेनिंग ढंग से मिलता नहीं है। कुछ ब्रांचेस में अच्छे से ट्रेनिंग हो रहा है, कुछ ब्रांचेस में ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। और जैसा ऑन जॉब सपोर्ट एक मैनेजर को मिलना चाहिए, एक नए बंदे को मिलना चाहिए किसी भी कंपनी में, वो नहीं मिल रहा है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ज्वाइनिंग दिस कंपनी आर फेलिंग वेरी बैडली। देखिए, मेरा ये पर्सनल मानना है कि किसी भी कंपनी का है ना, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो तो बिलीव मी, वो लोग आगे जाके अच्छा बिजनेस भी जनरेट नहीं कर पाएंगे। और ऑनेस्टली बताओ, मेरा पर्सनल फीडबैक शेयर कर रहा हूं, ट्रेनिंग को लेके तो नॉट ओनली LIC लेकिन बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज से भी मैं कंप्लेन सुन रहा हूं लोगों की कि मैं एज अ मैनेजर, मैं एज अ लीडर या फिर मैं एज अ एजेंट काम करता हूं इस कंपनी में, लेकिन मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। मेरे स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। क्योंकि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बिलीव मी, आपको सेल्स ट्रेनिंग मिल जाता है, आपको प्रोडक्ट नॉलेज का ट्रेनिंग मिल जाता है, लेकिन क्या उससे बिजनेस बढ़ता है? नो, राइट। आपको वाकई में अगर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अच्छा बिजनेस करना है ना, तो आपको अपने स्किल्स को जरूर डेवलप करना चाहिए। और इसको लेके कोई भी सपोर्ट किसी भी कंपनी से अच्छी तरह से मिल नहीं रहा है, एंड दैट इज रियली बैड। अगर ये वीडियो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में से कोई भी कंपनी हेड या ट्रेनिंग हेड अगर देख रहा है तो प्लीज मेक सम गुड चेंजेस इन योर कंपनी। जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा ट्रेनिंग देने का कोशिश कीजिए अपने एम्प्लॉइज को, फिर वो परमानेंट है या फिर कमीशन बेसिस पे है, व्हाटएवर, सबको ट्रेनिंग की जरूरत है। और अगर आप ट्रेनिंग अच्छी तरह से दोगे ना, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। डू यू एग्री ऑन दैट? इफ यस, प्लीज राइट आई एग्री इन द चैट सेक्शन। इस एलिगेशन के ऊपर बात करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, और वो ये है कि इस संडे को सुबह 10 बजे एक फ्री वेबिनार करने वाला हूं। जी हाँ, जिसमें मैं आपको ऐसी कुछ ऑनलाइन स्ट्रैटेजीज सिखाने वाला हूं जिनकी मदद से आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी बेहतरीन लीड जनरेट कर पाओगे। जी हाँ, फेसबुक से, लिंक्डइन से आपको लीड जनरेट करनी है, राइट, लेकिन पता नहीं है कि वो कैसे करते हैं। बेहतरीन और इजी टू इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूं। फ्री वेबिनार है, नीचे लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन करने का, उस पर जरूर क्लिक कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए और इस संडे को सुबह 10 बजे इस फ्री वेबिनार को जरूर अटेंड कीजिए। कांट वेट टू सी यू इन द वेबिनार। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो।
तो ये था दूसरा एलिगेशन। उसके बाद तीसरा एलिगेशन जो लोग लगा रहे हैं कंपनी पे वो ये है, एडीओज को टर्मिनेट कर रहे हैं प्रायर नोटिस के बगैर। जी हाँ, ये बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रही है कि हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, एक दिन अचानक से हमें ऑफिस पे बुलाया जाता है और हमें टर्मिनेशन लेटर हमारे हाथ में पकड़ा दिया जाता है। उससे पहले तो पूरी ब्रांच हमारी वाहवाही कर रही होती है, यहाँ के अरे यार आपका परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा रहा, आई एम श्योर आप तो कंफर्म हो ही जाओगे। लेकिन एक दिन अचानक पता नहीं क्या हो जाता है, ब्रांच हेड का फोन आ जाता है या जो भी उनके सुपीरियर है उनका फोन आ जाता है और वो बुलाते हैं ऑफिस पे और सीधा हाथ में टर्मिनेशन लेटर पकड़ा देते हैं। ईडीओ जो होता है वो भी एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या हो गया, व्हाई आई एम गेटिंग टर्मिनेटेड। फिर उसको बताया जाता है कि आपने ये जो एक क्राइटेरिया है ना वो आपने कंप्लीट नहीं किया, इसकी वजह से हम आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। सो ऑनेस्टली बताता हूँ, ये जो एलिगेशन है ना मुझे पर्सनली इतना ज्यादा ठीक नहीं लग रहा है। दो बहुत ज्यादा लोग ये इस टाइप का एलिगेशन लगा रहे हैं कंपनी पे, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले से बता दिया जाता है, राइट, कि आपको कौन कौन से पैरामीटर्स अचीव करने हैं और आप अपने पैरामीटर्स को ट्रैक भी करते हो, इजंट इट। तो आपको भली बात ही पता होना चाहिए पहले से कि भाई मेरे कितने पैरामीटर्स कंप्लीट है और कितने नहीं हुए हैं। यूजुअली 3 पैरामीटर्स होता है, एक तो बिजनेस होता है, जितने अमाउंट का बिजनेस करना होता है वो होता है, दूसरा होता है कि आपको कितने नंबर ऑफ एजेंट्स आपकी टीम में रिक्रूट करने हैं, और तीसरा होता है नंबर ऑफ पॉलिसीज, राइट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर कोई और क्राइटेरिया है तो प्लीज उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। लेकिन यूजुअली यही 3 क्राइटेरियाज होते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं। अगर ये आपने फुलफिल कर लिया तो आप परमानेंट हो जाते हो, आप कंफर्म्ड एम्प्लॉय हो जाते हो। यस, तो अगर मैं एडीओ हूं, मैं एक कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं या एक ब्रांच में काम कर रहा हूं, मेरे परफॉर्मेंस का मैं हमेशा ट्रैक रखूंगा, इजंट इट, कि इन 3 क्राइटेरियाज में अगर मेरा कोई भी एक क्राइटेरिया बाकी है तो आई विल हैव अ डाउट कि शायद मेरा कंफर्मेशन नहीं होगा, या थोड़ा सा अंदाजा तो आ जाएगा। कभी भी अचानक या शॉक्ड नहीं होऊंगा मैं कि यार एक दिन अचानक मुझे टर्मिनेशन लेटर हाथ में दिया, ऐसा यूजुअली नहीं होता है। लेकिन ऑनेस्टली ऐसे एलिगेशंस बहुत ज्यादा लग रहे हैं एलआईसी कंपनी पे। नॉट ओनली दिस, प्राइवेट कंपनी में भी ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि किसी ना किसी ऐसे रीजंस की वजह से हमें टर्मिनेट कर रहे हैं जो शायद हमने नहीं किया है। ऑनेस्टली इफ यू आर फीलिंग कि आपका भी टर्मिनेशन इस तरह से ही हुआ है, अचानक से आपको दे दिया है, बिलीव मी, मेरे हिसाब से आपको ना आपके सीनियर को जाके बात करनी चाहिए। वो आपको बहुत आराम से आसानी से समझा देंगे कि आपका टर्मिनेशन कौन से बेसिस पे हुआ है। एंड देयर आर 10,000 ways wherein you can track your own performance, isn't it? So this is allegation number 3। allegation number 4 के बारे में बात करते हैं कि ब्रांच ऑफिशियल्स या फिर जो सुपीरियर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रूडली बिहेव करते हैं। ये जो एलिगेशन है ना, इसमें मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। नॉट ओनली फॉर एलआईसी बट इवन फॉर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। कई जगहों पे मैंने ये देखा हुआ है। इनफैक्ट मैं खुद जब काम कर रहा था इंश्योरेंस कंपनी में, मैंने खुद ने ये फेस किया हुआ है। लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है, बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। कई बार ऐसे लगता है कि यार कौन सी जगह पे, किस टाइप की कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, किस टाइप के बॉस के अंडर में काम कर रहा हूँ। इतना ह्यूमिलिएशन तो कहीं पे भी किसी को फेस नहीं करना पड़ता होगा जितना मुझे करना पड़ रहा है। ऐसी फीलिंग होती है ना, अगर हो रही है। ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ आपको, आप अपने कंपनी के एचआर के साथ बात कीजिए। बिकॉज कितना भी प्रेशर हो, कितना भी ब्रांच पीछे चल रहा हो बिजनेस में, कोई भी सुपीरियर अपने जूनियर के साथ रूडली बात नहीं कर सकता, मिसबिहेव नहीं कर सकता या फाउल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता। दैट इज एब्सोल्युटली नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगर आप ये फेस कर रहे हो, ऑनेस्टली बताता हूँ, अपने एचआर के साथ बात कीजिए, थिंग्स विल गेट सॉर्टेड आउट। बिकॉज ज्यादातर कंपनियों के प्रोसेसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो ये था चौथा एलिगेशन। 5वें एलिगेशन के बारे में बात करते हैं और वो है कि अपने सुपीरियर के पास से कोई सपोर्ट नहीं है। जी हाँ, जब भी कोई भी नया बंदा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्वाइन होता है ना, वो हमेशा अपने सुपीरियर को एज अ गुरु देखता है, इजंट इट, कि भाई मुझे इनसे अच्छी चीजें सीखनी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। ये जिस तरह से सक्सेसफुल हुए इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, मुझे वो सीखना है, मुझे एक दिन इनके पोजीशन पे काम करना है। यस, हर एम्प्लॉय को, हर जूनियर को ये इच्छा होती है कि मैं भी अपने सुपीरियर की तरह प्रोग्रेस करूं। और एक गुरु के पास से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है? एक गुरु के पास से अच्छी शिक्षा की एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सपीरियंस शेयरिंग की एक्सपेक्टेशन होती है, इजंट इट। हर एम्प्लॉय चाहता है, हर एजेंट चाहता है, हर एडीओ चाहता है कि वो अपने सुपीरियर के पास से किस तरह से परफॉर्मेंस बेहतर बनाना है, किस तरह से ग्रो करना है, ये सीखे। लेकिन जब वही चीजें अपने सुपीरियर से नहीं मिलती है, फिर डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। और कई बार ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, आपके सुपीरियर की भी गलती नहीं होती है, उनके पास ही इतनी बड़ी टीम होती है कि वो हर किसी को पर्सनल टाइम दे नहीं पाते। तो इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अपने सुपीरियर के पीछे लग जाऊं और जो भी चीजें मुझे चाहिए, जो भी चीजें मुझे सीखनी है, वो उनके पास से सीख के रहूं। कई जगहों पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सुपीरियर्स होते हैं, बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, लेकिन कई जगहों पे
इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव सुपीरियर नहीं मिलते, इसलिए फिर क्या होता है, एम्प्लॉइज जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन फील होता है। ऐसा लगता है कि छोड़ के चला जाऊं यार ये ब्रांच एक दिन, लगता है ऐसा। इफ यू रियली एग्री प्लीज राइट आई एग्री इनटू द चैट सेक्शन। तो ये था एलिगेशन नंबर 5। अब बात करते हैं एलिगेशन नंबर 6 के बारे में, और वो है नो सेटिस्फैक्टरी आंसर्स। जब कोई बंदा सिलेक्ट नहीं होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बावजूद, और जब वो इसके बारे में जवाब मांगता है ब्रांच से या फिर उसके सुपीरियर से या लोकल जो भी ब्रांच मैनेजर है उससे, उनके पास से कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता कि सर मैंने इस एग्जाम को दिया हुआ है, मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया से ऊपर नंबर आ गए हैं, फिर भी मैं क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ हूं, या मेरा सिलेक्शन लेटर मेरे पास अभी तक क्यों नहीं आया है। इसके बारे में जब जवाब पूछा जाता है ना ऑफिशियल से, सुपीरियर से, कोई जवाब नहीं मिलता, या फिर जो जवाब मिलता भी है ना वो काफी वेग जवाब मिलता है, कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है। कई बार लोग सिर्फ ये बोल के टाल देते हैं कि ये सारी चीजें जो एचओ से होती है हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता, और वो इतनी लाचारी दिखाते हैं कि इस कंपनी में काम करते हुए हम एचओ को लेटर भी नहीं लिख सकते या एचओ के पास जवाब भी नहीं मांग सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज अल्टीमेटली जो बंदा जिसने एग्जाम दिया है वो अगर पास हो जाता है या अगर उसको सिलेक्शन लेटर मिल जाता है, उस ब्रांच में काम करना शुरू हो जाता है, बिजनेस किसको मिलने वाला है, ब्रांच को, कंपनी को, राइट। तो अगर वो बंदा सिलेक्शन क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बाद भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो नुकसान दोनों को हो रहा है। वो बंदे का तो हो ही रहा है जिसने इतनी होप्स रखी, इतना टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया इस एग्जाम को कंप्लीट करने में और इस जॉब को हासिल करने में, और कंपनी का भी तो हो ही रहा है ना, उनको बिजनेस नहीं मिल रहा है उस बंदे के पास से। लेकिन जब जवाब मांगा जाता है लोकल ब्रांचेस में तो वो इतनी लाचारी दिखाते हैं कि हम एचओ के पास जवाब नहीं मांग सकते। अब जो रिजल्ट आया है उसको एक्सेप्ट कर लो, यही तुम्हारा चॉइस है, और कोई आगे कुछ हो ही नहीं सकता। ये था एलिगेशन नंबर 6। एलिगेशन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। कई लोग जब टर्मिनेट होता है ना तो वो अपने सुपीरियर्स को ये भी पूछते हैं कि जब मैं काम कर रहा था तो आपने हमें ये समझाया था कि भाई भले ही आपका जॉब है लेकिन आपका मेंटालिटी इस तरह से होना चाहिए जैसे ये आपका खुद का बिजनेस है, राइट, तभी आप इसमें ग्रो कर पाओगे, है ना। और जब ये आपका बिजनेस है तो आपको खुद को भी इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा बोला गया था हमें। तो इसलिए आपको खुद की भी पॉलिसीज लेके इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज जब आप लोगों के पास जाओगे, लोगों को बोलोगे कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, तो लोग आपको पूछेंगे कि भाई क्या आपने खुद ने इन्वेस्ट किया है इस इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि हाँ देखिए मुझे खुद को विश्वास है, मैंने खुद ने इन्वेस्ट किया है इसमें, अपना खुद का पैसा डाला है। तो इसलिए व्हाट पीपल आर रिकमेंडिंग, या आपके ब्रांच हेड्स या आपके सुपीरियर्स आपको क्या रिकमेंड करते हैं कि आप भी इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए सो दैट आप लोगों को प्रूफ दिखा पाए। आइडियोलॉजी ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है, लेकिन टर्मिनेशन होने के बाद जब लोग पूछते हैं कि मैंने अपना खुद का जितना पैसा लगाया है इसके अंदर, इस बिजनेस के अंदर, अब तो मैं टर्मिनेट हो गया हूं, अब तो कोई फायदा नहीं है, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आपने सोच के लगाया था कि वो आपका बिजनेस है, लेकिन एक्चुअली बिजनेस नहीं है, वो आप जॉब कर रहे हो, राइट। लेकिन आपको ऐसा बोला गया था कि ये आपके बिजनेस की तरह है, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन एक्चुअली बिजनेस नहीं है, एक्चुअली जॉब है। और जॉब से जब आप टर्मिनेट हो जाते हो, एक्चुअली बिजनेस से कोई वैसे टर्मिनेट होता नहीं है ना। जॉब होती है तो टर्मिनेशन भी होता है। जब टर्मिनेशन होता है उसके बाद जब लोग अपना पैसा वापस मांग रहे हैं तो वो मिलता नहीं है, बिकॉज ये तो आपने खुद ने लगाया था ना, हमने थोड़ी ना बोला था आपको, फोर्स थोड़ी ना किया था आपको पैसा लगाने के लिए। ऐसा जवाब कंपनी में से मिल रहा है, एंड दिस इज द बिगेस्ट डिससैटिस्फैक्शन। अब या तो उनको पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ेगी, अगर सरेंडर करेंगे प्रीमेच्योर सरेंडर या व्हाटएवर, तो ऑब्वियसली पैसा डूबेगा, जितना लगाया है वो भी चला जाएगा हाथ में से। तो दो ही चॉइस बचती है, या तो नुकसान करके जितना आगे पैसा इन्वेस्ट होने वाला है वो रोक लो, जितना पैसा इन्वेस्ट हो चुका है उसको भूल जाओ, या फिर जो भी पॉलिसी में इन्वेस्ट किया है उस पर विश्वास रख के कि अच्छी ही पॉलिसी है, अच्छा ही प्रोडक्ट है, कंटिन्यू करते जाओ। दो ही चॉइस बचते हैं मैनेजर के पास। तो आप समझ रहे हो क्या कंफ्यूजन हो रहा है ना। जब जॉब करना शुरू कर देते हैं तो उनको बोला जाता है कि ट्रीट इट एज योर बिजनेस, आपको एज ए बिजनेसमैन सोचना चाहिए, आपको खुद को भी इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन रूल्स सारे एम्प्लॉइज वाले फॉलो करने पड़ेंगे। आप इसमें टर्मिनेट भी हो सकते हो, और टर्मिनेट होने के बाद आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, और पैसा वापस मांगने के बारे में सोचना भी मत। दीज आर द एलिगेशंस, राइट। तो दिस इज व्हाट पीपल आर फेसिंग। यस, तो ये था एलिगेशन नंबर 7। अब बात करते हैं एलिगेशन नंबर 8 के बारे में। कई एलियोज ये बोलते हैं कि हमें फोर्स किया जाता है अपना खुद का पैसा लगाने के लिए। जी हाँ, ये एलिगेशंस मेरे हिसाब से है ना थोड़ा बहुत डाइसी है, मुझे गलत लगता है कि कोई भी कंपनी आपको फोर्स नहीं कर सकती अपना पैसा लगाने के लिए। हाँ, वो आपको हजारों लॉजिकल रीजंस दे सकते हैं, जैसे एलिगेशंस नंबर 7 में हमने बात किया कि आपको बोलेंगे ट्रेनिंग के अंदर कि यार ट्रीट इट एज अ बिजनेस, आप खुद के बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे, आपके खुद के पास पॉलिसी नहीं होगी, तो आप लोगों को कन्विक्शन कैसे दिखा पाओगे,
यस, विच इज लॉजिकली करेक्ट, आई अग्री विद दैट, है ना। अगर आप खुद कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करते तो आप लोगों को भी रिकमेंड नहीं कर सकते ना। एंड वर्किंग इन इंश्योरेंस इज लाइक यू आर रिकमेंडिंग प्रोडक्ट्स टू पीपल, इजंट इट, या ना, यू आर नॉट सेलिंग देम, है ना। दो दो वो बेचना ही होता है, लेकिन इट इज़ ऑलवेज लुक्ड अपॉन एज इफ यू आर रिकमेंडिंग पीपल कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, या वॉट एवर जो भी प्रोडक्ट है, पेंशन प्लान है तो जो भी उसका फायदा मिलता है। सो दिस इज व्हाट पीपल यूजुअली डू। लेकिन कंपनी में से ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स, ड्यूरिंग वीकली मीटिंग्स, जो भी जब भी मीटिंग्स वगैरह होती रहती है, तब एम्प्लॉयज़ को बोला जाता है कि आपको खुद को भी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कई बार लोगों को लगता है कि ये फोर्सफुली हो रहा है। और फोर्सफुली हो रहा है ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज एवरी मीटिंग में पूछा जाता है कितना पैसा तुमने इन्वेस्ट किया। ये जब होता है ना, तब फोर्सफुल लगता है। जी हाँ, आप सोचिए ना, हर रोज मीटिंग के अंदर आपका सुपीरियर अगर आपको पूछ रहा है कि आपने अपना कितना पैसा लगाया, वो बताओ, कितनी पॉलिसीज खरीदी आपने खुद ने, और कम से कम एक्सपेक्टेशंस होती है कि आपने 3 या 4 पॉलिसीज तो लेनी ही चाहिए, जो बेस्ट सेलिंग पॉलिसीज होती है, राइट। ज्यादातर कस्टमर्स की डिमांड उसी पॉलिसीज की होती है, वो पॉलिसीज तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर आपको पूछेगा कि आपने इसमें इन्वेस्ट किया है या नहीं किया, तो आपके पास जवाब होना चाहिए हाँ मैंने इन्वेस्ट किया है। आप में वो कन्विक्शन दिखेगा, तब जाके वो कन्विक्शन आपके क्लाइंट में आएगा, और तब जाके क्लाइंट आपको पैसा देगा। और जब ये चीज हर रोज सुबह शाम बोली जाती है ना, तब फिर ये फोर्सफुल हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि ज्यादातर सुपीरियर्स को वो लाइन पता ही नहीं है कि कहाँ पे आप रेकमेंड कर रहे हो और कहाँ पे आप फोर्स कर रहे हो। तो गलती से कई बार वो लाइन लोग क्रॉस कर जाते हैं, अपने जो सुपीरियर्स होते हैं वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं और थोड़ा सा ज्यादा फोर्स कर देते हैं। इजंट इट? यू अग्री ऑन दिस? इफ यस, प्लीज अगेन टाइप आई अग्री इन द चैट सेक्शन। तो ये थे 8 एलिगेशंस जो ज्यादातर लोग LIC पे लगा रहे हैं, और ज्यादातर मुझे प्रतिभा जी को भी इसी के ऊपर फोन आए हुए हैं। लेकिन LIC का क्या रिप्लाई है इसके सामने, इसके बारे में बात करते हैं। LIC का इन द सेंस जो भी लोकली सुपीरियर्स जो जवाब दे रहे हैं ना, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारे कम्युनिकेशंस तो हेड ऑफिस से होते नहीं है, लोकल ब्रांच से ही ज्यादातर कम्युनिकेशंस होते हैं। और जो भी बेचारा लोकल सुपीरियर है, उसकी जैसी समझ होती है, उसको जितना कंपनी के बारे में पता है, उस हिसाब से वो जवाब देता है। तो सबसे पहला जवाब जो कंपनी के पास से मिलता है लोगों को, वो ये है कि जितने भी एलिगेशंस, जितने भी इल्जाम लोग लगा रहे हैं LIC पे, वो सब सरासर गलत है। जी हाँ, ऑल द एलिगेशंस आर फॉल्स। क्यों? क्योंकि ज्यादातर केसेस में लोगों के पास प्रूफ नहीं होते, या ज्यादातर केसेस में लोग कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस के शिकार हो जाते हैं, ऐसे क्राइटेरिया पैरामीटर्स के शिकार हो जाते हैं, जिसके सामने वो कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए दूसरा जवाब जो ज्यादातर कंपनी के पास से मिलता है या फिर ब्रांच ऑफिस के पास से मिलता है, वो ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो रूल्स के अंदर रह के कर रहे हैं, और वो सही भी है। टेक्निकली दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। उन्होंने जो भी रूल्स रखे हुए हैं उनकी कंपनी में काम करने के लिए, उनको अगर आप वायलेट करोगे तो ऑब्वियसली आप कंपनी से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए जो भी बंदा इस कंपनी के अंदर, LIC कंपनी के अंदर अगर मान लो काम करने के बारे में सोच रहा है, तो ऑलवेज दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे आर अप्लाइंग इनटू अ कंपनी, दे आर नॉट अप्लाइंग इनटू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? कई लोग जब LIC में अप्लाई करते हैं ना, तो उनके दिमाग में एक ऐसा इमेज होता है जैसे वो सरकारी दामाद बनने वाले हैं। सो ये आपका गलती है अगर ये इमेज लेके आप LIC में अप्लाई कर रहे हो। इट इज अ कंपनी, उसके रूल्स प्राइवेट कंपनी जैसे ही है। अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको कंपनी में से निकाला जाएगा, आप टर्मिनेट हो सकते हो। सो आपका जो जॉब है वो परमानेंट नहीं है उसके अंदर। एंड आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आप जब भी किसी भी कंपनी में काम करते हो, प्लीज मेक श्योर कि आपको उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से जानते हो, अच्छे से पढ़े हुए हैं और समझते हो। और तीसरा जो जवाब ज्यादातर ब्रांच ऑफिसर्स की तरफ से मिलता है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये बंदा जो हमारे साथ काम करने के लिए आया था, उसने ठीक से रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े नहीं, उसने टर्मिनेशन क्लॉजेस क्या है वो पढ़े नहीं, उसको पता ही नहीं था। बोल रहा था कि क्राइटेरिया क्या है, किन पैरामीटर्स के ऊपर उसको जज किया जाएगा, और इस वजह से बेचारा टर्मिनेट हो गया। वैसे बंदा तो बहुत अच्छा था जी, है ना, लड़का बहुत अच्छा था, अगर टिकता तो काम अच्छे से कर पाता, लेकिन क्या करें, टर्मिनेट हो गया। सो ऐसे टाइप के जवाब मिल रहे हैं। तो जितने भी फोन कॉल्स हमने अटेंड किए, जितने भी लोगों के फीडबैक्स मुझे मिले, या फिर प्रतिभा जी जो हमारे गेस्ट थे उनको भी पॉडकास्ट के बाद जो फोन कॉल्स आए, उस पे हमारा कंक्लूजन क्या था या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा सिंपल है। एम्प्लॉयज की तरफ से अगर मैं बात करूं तो जी हाँ, बहुत सारी गलती एम्प्लॉयज भी कर रहे हैं, या फिर वो लोग कर रहे हैं जो LIC में जॉब करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस है। LIC इज नॉट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इट इज अ कॉर्पोरेशन, इट इज अ कंपनी। तो आप गवर्नमेंट दामाद बनने नहीं जा रहे हो,
मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड। दो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बहुत ज्यादा सिमिलर लग सकता है किसी बैंक से या फिर किसी भी दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, लेकिन उनका काम करने का तरीका एक प्राइवेट कंपनी की तरह ही है। जहां पर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो सिस्टम के बाहर जा सकते हो, एज सिंपल एज दैट। सो आपका जॉब जो है वो परमानेंट या गारंटीड नहीं है। यस, जैसे मैंने बताया, सरकारी दामाद नहीं हो आप। और दूसरा, कंपनी की तरफ से भी जो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे लूप होल्स है, उसको बेहतर किया जा सकता है। जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई हर स्टेट में सिलेक्शन क्राइटेरिया अलग है, उसको यूनिफॉर्म किया जा सकता है। जितने भी ऐसे हजारों लाखों केसेस है जिसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के बाद भी उनको सिलेक्शन लेटर नहीं मिला है, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की जरूरत है। एंड सिलेक्शन एंड प्रमोशन क्राइटेरियाज जो है आपके, वो कंप्लीटली पैरामीटर बेस्ड होने चाहिए, किसी भी सुपीरियर के डिस्क्रिप्शन के बेस पे नहीं होना चाहिए, है ना। यानी फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अगला प्रमोशन चाहिए तो मैं जितने भी पैरामीटर्स है उनको अचीव कर देता हूं तो मेरा प्रमोशन हो जाना चाहिए। उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा सुपीरियर अगर मेरे बारे में अच्छी चीजें लिखता है तो ही मेरा प्रमोशन होगा। अगर ऐसा कुछ है आपके सिस्टम में तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसको करेक्ट कर रहे हो। LIC एंड ऑल द प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आर अमेजिंग, बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप अच्छे से उसके अंदर काम कर रहे हो तो आपको जो प्रोफेशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ लाइफ में मिलता है, that is unparalleled to any other industry, believe me on that। तो इसलिए कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से आप भी अपने दिमाग में नेगेटिविटी मत डाल लीजिए। ऑलवेज स्ट्रांगली बिलीव दैट ऑल दीज कंपनीज आर फैंटास्टिक टू वर्क, और इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा है काम करने के लिए। उसमें ग्रोथ जो मिलता है ना, अमेजिंग होता है। सो दिस वॉज द फीडबैक वीडियो विच आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू। आई एम श्योर आपके भी बहुत सारे फीडबैक्स होंगे, उनको आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई वुड लव टू रीड एंड डिस्कस अबाउट दैट। सो यहाँ पर एक सवाल मुझे आपको पूछना है, आपको क्या लगता है जितने भी एलिगेशंस के बारे में मैंने इस वीडियो में बात किया, उनमें से ऐसे कौन से एलिगेशंस है जो आपको लगता है कि सही है और ऐसे कौन से एलिगेशंस आपको लगता है कि सरासर गलत है? उसके बारे में मुझे नीचे प्लीज कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। एलिगेशंस के सिर्फ नंबर लिखेगा, मुझे पता चल जाएगा। और मैं ये भी जरूर चाहूंगा आप में से जितने भी लोग हैं उनमें से किसी को अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आई वुड लव टू इनवाइट यू ऑन माय पॉडकास्ट। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, दैट इज 9714991661। मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। और अगर आपने प्रतिभा जी के साथ जो मेरा पॉडकास्ट था वो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए और एक बेहतरीन वीडियो का लिंक भी मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है, उसमें भी क्लिक करके आप उसको जरूर देखिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल के सपोर्ट के लिए इसको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और हाँ, वो बेल आइकन दबाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।